हेलो प्यारे बच्चों, नीट की तैयारी बढ़िया अच्छी चल रही होगी आई होप, है ना। और आज हमारा डे नंबर 11 है और आज जो टॉपिक होने वाला वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। मैं छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा 10 चैप्टर्स की, उसमें ध्यान रखना उन 10 चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर भी उन 10 चैप्टर में से आता है, ध्यान रखना। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ध्यान रखना, ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशन मोशन ROI के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। तो देखा होगा आपने, जैसे कई बार मास क्या होता है, जैसे पीछे एग्जांपल देख रहे होंगे, एक बड़ा सा झूला है, इसमें ना ऐसे मतलब कुछ चेन वगैरह लगी होती है और फिर सीट वगैरह होती है, लोगों को बिठाया जाता है, घुमाया जाता है ना, और होच पोच कर दिया जाता है, उनको पागल बना दिया जाता है ना। डर पैदा होता है। तो ये जो डर पैदा होता है ना लोगों में, वो एक्चुअल में पढ़ने में भी बड़ा डरावना चैप्टर सा है ये, लेकिन इजी स्टेप्स में तुम देखोगे ना तो बड़ा सिंपल चैप्टर है, इससे सिंपल कोई चैप्टर है ही नहीं एक तरह से, ठीक है। लेकिन एक बार समझ में आ जाना चाहिए ये, है ना। तो आओ पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये रोटेशनल मोशन में, इसमें इनर्शिया पढ़ेंगे हम, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, वो सारी चीजें पढ़ने वाला है, ठीक है। इससे पहले तुम्हें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जो कि हमारे सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है नॉर्मली जो आपका थीटा होता है, थीटा एंगुलर को दिखाता है ना कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताता है, ठीक है। और नॉर्मली हम लीनियर में क्या बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, है ना। तो जैसे उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना। कि कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं A से B तक चला जाता है तो उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ A से हमारा, वो थीटा होता है हमारा, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इसकी वही रेडियन वगैरह होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें रेडियन में लिया जाता है ना। डिग्री में तो लेते ही हैं बट रेडियन में इसकी MKS यूनिट है ना। और थीटा में कुछ चेंजेस होता है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको ओमेगा बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, है ना। और एंगुलर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और इसके दोनों के बीच में रिलेशन भी पता होना चाहिए, थीटा और इसके बीच में। जब आपका डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर थीटा होता है तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, ध्यान रखना, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस। तो जब आर्क है, आर्क क्या है, उसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आर्क निकालने के लिए, मतलब ये एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी आर्क लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई एक तरह से, और ये R इंटू थीटा ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। वैसे ही हम और इनके एंगुलर वेलोसिटी और V के बीच में रिलेशन देख सकते हैं। वो कैसा रिलेशन होगा, वो होगा, ध्यान रखना, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये होता है, ध्यान रखना। तो ये एंगुलर वेलोसिटीज के लिए रिलेशन है। एक रिलेशन आपको एक्सेलरेशन के लिए भी याद रखना है। एक्सेलरेशन का, अब देखो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ना, या फिर अल्फा है, उसको दिखाते हैं, और वो कैसे दिखाते हैं, अल्फा क्रॉस आर, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में अल्फा क्रॉस आर, ये होता है आपका अल्फा, ये ए होता है, एक्सेलरेशन होता है ये। अब इसको कभी कभी ना याद करने के लिए ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, रेडियन पर सेकंड है ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और ये मीटर है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक तरह से, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको यूनिट पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी होती है, लीनियर एक्सेलरेशन की, है ना। तो ऐसे कभी भूल भी जाऊँ ना कि इसका रिलेशन कैसे याद रखें हम, है ना। ध्यान रखना सब में क्रॉस वेक्टर आता है हमारा, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना, है ना। क्रॉस वेक्टर आता है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे आर है। अल्फा होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और ये आर क्या है, मीटर पर। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपकी जो यूनिट आएगी, अभी इसकी तो कोई डायमेंशन है नहीं, तो इसकी डायमेंशन ऐसे, तो डायमेंशन से भी आप रिलेशन याद रख सकते हो। जो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन देखते हैं सर्कुलर में, वो दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। वो एक तो कैसा होता है, एक तो उसके रेडियली होता है और एक उसके टेंजेंशियली होता है। तो AT और AC से भी दिखाते हैं। तो AT AC के बारे में, या AT AR भी बोल देते हैं, रेडियल,
ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन भी आपको ध्यान में रखने हैं भाई। तो जो AT होता है वो होता है अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर ये, और जो AR होता है अपना वो होता है ओमेगा क्रॉस V। ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है, ऐसे इन रिलेशंस को याद रखना है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब आपका नेट निकालना होता है तो ये हम लिखते हैं ऐसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, AT का स्क्वायर, AT का अंडर रूट और AR का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना। तो ये कुछ कॉमन चीजें थी जो सर्कुलर से आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर नहीं पढ़ा तो लेकिन ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बाकी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन का मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर अलग है, रोटेशन अलग है। आपको पता है कि एकदम लाइन के अकॉर्डिंग मूव होए तो उसको ट्रांसलेटरी बोलते हैं, और कोई एक फिक्स पॉइंट पे अपने सेंटर के अबाउट ही घूमता रहे उसको सर्कुलर बोलते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन और सर्कुलर दोनों को कंबाइंड करके बोल सकते हैं हम रोटेशनल, मतलब आगे भी बढ़ रहा होगा और रोटेट भी कर रहा होगा, मतलब सर्कुलर भी कर रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि लीनियर और रोटेशन में, लीनियर मोशन में यही होता है कि ये लीनियरली आगे बढ़ता है, बट रोटेशन में क्या करता है, आगे भी बढ़ता है और घूमता भी जाता है। ओके, रोटेशनल मोशन में ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे इसकी कुछ चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन आपका 0 है तो v आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, s इक्वल टू vt लिख सकते हो। लेकिन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ये 3-4 इक्वेशंस आप यूज करते थे लीनियर में, काइनेमेटिक्स में याद करो। ऐसा ही है यहाँ पे, यदि आपका अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो ओमेगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा और थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी रहेगा, ठीक है। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो इसमें, जैसे इससे कंपेयर करके आप s को थीटा बोलते हो, है ना, ओमेगा को v बोलते हो, ओमेगा नॉट u बोलते हो, और सारी की सारी कॉमन चीजें हैं। यहाँ पे जो एस ए है, ए एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एंगुलर अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कॉमन चीजें ध्यान रखना। और यदि आपका कांस्टेंट भी नहीं है, 0 भी नहीं है और वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, नॉट कांस्टेंट, है ना, वेरी कर रहा है, तो हम क्या लिखते थे, v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, है ना, ये वेलोसिटी को लिखते थे, और एक्सेलरेशन को लिखते थे अल्फा डी वी अपॉन डी टी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, या v डी वी अपॉन डी एस, ठीक है। तो सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे, वही वेलोसिटी को डी थीटा अपॉन डी टी, और अल्फा को क्या लिखेंगे, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी थीटा, ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है रोटेशनल पढ़ने से पहले। ओके, तो आइए थोड़ा बहुत देखते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर दे दिया, एंगुलर वेलोसिटी ये दे रखी है, देन लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। अभी अभी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया, इसका रिलेशन था ना हमारा ओमेगा वी और आर के बीच में एक रिलेशन था, याद करो। तो वहां पे था वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा क्रॉस आर, यहाँ पे क्रॉस वेक्टर हो रहा था, अभी अभी बताया था ना, याद करो। यहाँ पे ये डिस्टेंस के लिए, ये इसके लिए, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ना। तो ऐसे ही, तो कभी भी ऐसा आ जाए, थोड़ा सा सर्कुलर का रिपीट करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले, रोटेशन से कंप्लीट कर सको तुम, है ना। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाना है, किस किस का, i प्लस 2j प्लस 3k, है ना, और क्रॉस यहाँ पे i माइनस जे प्लस के कैप। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करके i j k लिख के, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे इसकी, क्या क्या है, 1 2 3, 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा i j और k, जो भी आएगा देखते हैं अभी क्या आता है। तो देखो i का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 3 5 i कैप, माइनस का 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस और 3 और 1 2 j कैप, ठीक है। फिर k कैप का -1 -2 माइनस का 3, तो माइनस का 3, ये आपका आंसर आ गया है, ध्यान रखना। ओके, तो ऐसे कर लोगे आप क्वेश्चंस, ठीक है। ये था अपना बेसिक, जो कि रोटेशनल में हमें पता होना चाहिए कि रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ। एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे।
ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ये देखो ये एक इक्वेशन दे दी है आपको रेडियन में, कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बताना है 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड पे एक तरह से, और एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है वही सेम टाइम पे, है ना। तो इसका पहला ए पार्ट करते हैं हम। तो आपको पता है थीटा दे रखा है यहाँ पे 3t³ - t² डिवाइड में 3, है ना। तो यहाँ पे देखो हम dθ/dt करें तो हमें क्या मिलता है, ओमेगा। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या बात है, डिफ्रेंशिएट कर दो, वापस आ जाएगा 339 t²/20 और फिर माइनस वापस t², 2t/3। ये आया है आपका एंगुलर वेलोसिटी। t की वैल्यू इसमें डाल दो, t की वैल्यू डालोगे 9 × 25 20 - 2 × 5/3। ये 5 टाइम, ये 4 टाइम, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 डिवाइड में 4, और ये 2 × 10/3। ठीक है, कर लोगे ना आप तो, अरे यही आंसर है, कर लो। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब आपके पास ये है थीटा है तो इसका डबल डिफरेंशिएट कर दो, या फिर अल्फा = dω/dt, है ना। और ओमेगा का फॉर्मूला ये आ चुका है, तो इसका ही डिफरेंशिएट कर दो, ऊपर वाली टर्म का ही। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 × 2 18 t/20 - 2/3। t की वैल्यू 5 रखना है अपने को, तो रख दो 18 × 2 5/20 - 2/3। 5 से ये 4 गया, 4 से ये 9 गया, ये 2 बचा। तो यहाँ पे बचा कितना, 9/2 - 2/3। यहां आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछे आपको निकाल देना है, ओके। चलो भाई, तो ये था बेसिक आपका सर्कुलर से रिलेटेड जो कि रोटेशन में यूज होएगा, ठीक है। तो आपको पता रखना है, आपको क्या क्या पता रखना है, ध्यान रखना। एक तो ये फॉर्मूलास, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे आपको, और इसके अलावा एक ये रिलेशन, मतलब यहाँ पे ये वाले रिलेशन, एक्सेलरेशन के लिए ये दोनों रिलेशन, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन, और लिनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ये रिलेशन, ये आपको याद रखना है, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, अब आता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल सिस्टम, है ना। तो देखो अपने यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट सिमेट्री रखता है ना। मैं बोलूँ कि ये पेन है, ये भी सिमेट्री नहीं रख रहा, देखो आगे से पतला है, पीछे से मोटा है, ऐसा कुछ ना। इसका मतलब अब इसका जो मैटर है, जिस मैटर से बना है, जिस मटेरियल से बना है, उसके पार्टिकल्स हर जगह अलग अलग जगह लोकेटेड है ना। तो उन्हीं का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही बोलता है, जैसे आपने लीनियर में या फिर काइनेमेटिक्स में मास पढ़े हो ना, है ना, या मास कंजर्वेशन नाम सुना होगा, है ना। वैसे ही इसमें ध्यान रखना, बस इसमें मास है लेकिन क्या, घूमता हुआ मास, ठीक है, सिंपल सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है, इनर्शिया का मतलब यही है कि घूमता हुआ मास, एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब घूमता हुआ मास। अब वो जो घूम रहा है वो कहां से, कोई ना कोई एक्सिस के अबाउट तो घूम रहा होगा, है ना। तो कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ मास, उसी को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझो। इसका मतलब सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने का यही तरीका है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लिख रहे हो तो उस एक्सिस के, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा याद रखना। मान लो यहाँ पे एक एक्सिस है और यहाँ पे मास दे रखे m1 m2 m3 जितने भी है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये वाली डिस्टेंस नहीं, ध्यान रखना हमेशा कौन सी लोगे आप, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही एक्सिस के अबाउट, देख लो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, तो उसका वो जो मास है वो और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ये ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा।
एक छोटे पार्टिकल के लिए। सभी के लिए कैलकुलेट करूं तो मैं सभी के लिए क्या लिखूंगा, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया कि सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, और आई की वैल्यू 1 to n तक, जहां तक भी आपके पार्टिकल्स है। तो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला ये है, और इसकी यूनिट आप देख सकते हो, यहाँ पे मास है, इसका मतलब केजी, और ये मीटर स्क्वायर है, तो केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स है अपने, मतलब पॉइंट मासेज है, ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, है ना, ठीक है, ऐसे एक साथ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्क्रीट है, मतलब अलग अलग जगह रखे हुए हैं, पॉइंट मासेज है अपने, है ना। तो उनके लिए एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे है ना 1 2 3, जो भी रेड कलर के दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये सब मासेज है। तो कितने मास दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 मास दिख रहे हैं तुम्हें, सबके लोकेटेड लोकेशंस भी दे रखी है आपको, है ना। तो पूछ रहा है कि x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। तो पहले हम x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, है ना, x एक्सिस के अबाउट निकालते हैं भाई। तो x एक्सिस के अबाउट देखो, पहले x एक्सिस देखो कहां पे, ये रही, है ना। तो इसमें ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। तो अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये खुद ही होगा ही, है ना, ये क्या होगा, खुद ही होगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे देख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये कितनी है, ये 2 -2,2 है ना, तो इसका मतलब 2 इसकी डिस्टेंस है, और एक ये डिस्टेंस है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, x एक्सिस से, ये x एक्सिस हमारी है इसके अबाउट। तो ये कितना है इसका, देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 और इसकी कितनी है 2। तो यहाँ पे देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 kg के लिए लिखो, इस 2 kg के लिए लिखो तो 2 × 0 का स्क्वायर, फिर इस 5 kg के लिए लिखो तो 5 × 0 का स्क्वायर, ओरिजिन पे ही है। फिर 3 kg के लिए लिखो 3 × 3 का स्क्वायर, फिर 4 kg के लिए लिखो 4 × 2 का स्क्वायर। अरे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव आएगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ध्यान रखना, है ना, x एक्सिस के अबाउट कितना हुआ, 0 0, 3 का स्क्वायर 27, 9 × 3 27, और 4 × 4 16, तो 27 + 16, जो भी आपका आंसर है 6 7 6 6 12 13, 2 और 1 3 4, 40 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब मैं बात करूं कि y एक्सिस का अबाउट, ये लो भाई, y एक्सिस का अबाउट लिखूंगा तो देखो y एक्सिस का अबाउट ये है, तो ये y एक्सिस हमारी, इससे ये डिस्टेंस लूंगा मैं परपेंडिकुलर, तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। ब्लैक में जो भी दिख रहा है तो ये और ये तो इसी जगह आ गए, तो इनकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, है ना। तो देखो पहले 3 kg के लिए लिखो 3 kg का 0 का स्क्वायर, फिर 5 kg का 5 × 0 का स्क्वायर, फिर उधर 2 kg का लिखो, 2 kg का लिखोगे तो 2 × ये डिस्टेंस 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर इधर वाले 4 kg के लिए लिखो 4 × इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। आपका आंसर कितना आया भाई, ये 0, 2 का स्क्वायर 4 × 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16, तो 24 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। करेक्ट, समझ गए ना। डिस्क्रीट मासेस के लिए कर लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लोगे, ओके, वेल डन। चलो नेक्स्ट भाई, अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअस मास के लिए। कंटिन्यूअस मास के लिए कैसे हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूअस मास मतलब पॉइंट मास नहीं मानेंगे, कोई अलग सी बॉडी होगी, है ना, उसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। कंटिन्यूअस मतलब रुक नहीं रहा, हर जगह एक जैसा, मतलब अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये बॉडी देख रहे हो आप, है ना, एक बॉडी है कोई और उसमें मास ऐसे हैं, जैसे पत्थर होता है ना नॉर्मली, एक तो पत्थर में ऐसे थोड़ी होती है शेप साइज, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, नॉर्मल सा, है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले एक जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है वो एक एक्सिस माननी है, ठीक है, ऐसे एक्सिस मान लिया, या वो बोलेगा भाई ये एक्सिस वो एक्सिस जो भी है एक्सिस मान लिया। अब उसके परपेंडिकुलर
यहाँ पे एक छोटा सा डीएम मास मान लो, ये डीएम मास से हम इंटीग्रेट करके और निकालने वाले हैं। जब भी आपको पता है भाई छोटा सा अल्फान मानते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल मानते हैं, कुछ भी डीएम डीएक्स जो भी है, फिर उसका इंटीग्रेट करके फिर हम करते हैं कैलकुलस से, हम कोशिश करते हैं ट्राई करने की, है ना। तो वही तरीके करेंगे यहाँ पे भी कि ये पूरी की पूरी एक बॉडी है, इसमें है ना मास जो तुम्हारा डीएम मास है, तो यहाँ पे हम जब भी लिखेंगे, आप देखो उसमें तो क्या था, सिग्मा ऑफ MI/RI का स्क्वायर हो जाता था, है ना, ऐसे, बट इसमें नहीं होगा ऐसा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कुछ अलग तरीके से। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे है IAB दिख रहा है यहाँ पे कि आपका जो मास है ना उसको तो डीएम मान लिया और जो भी डिस्टेंस मानी है वो r²। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, जो भी आपकी वो ये रहेगी इस एक्सिस के अबाउट इनर्शिया, वो di मानेंगे और कितना है dm और कितनी डिस्टेंस r²। जब इंटीग्रेट करोगे तो I इक्वल टू क्या आएगा, r² dm। अब यहाँ पे जो dm मास है आपका वो r की फॉर्म में निकालेंगे, वो डिपेंड करेगा कैसी शेप है, कैसा क्या है, उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो dm की वैल्यूज निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आपका मास ये इनर्शिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है। अब यहाँ पे इनर्शिया निकालने के लिए ना एक थ्योरम और देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, कि जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये तो अभी ऊपर पढ़ी है हमने रिजिड बॉडी के लिए, है ना, पार्टिकल मासेस के लिए अलग अलग, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, या फिर ये r² dm, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये यहाँ पे mr², ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला याद रखोगे। एक आती है परपेंडिकुलर थ्योरम, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, ये दोनों थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी वो बोलता है कि इस एक्सिस, कभी कभी एक एक्सिस के अबाउट निकालना सिंपल होता है, फिर वो बोलता है इस, जैसे ऐसा मैं बोलूं कि ऐसा है एक बॉडी है, ठीक है, 3D बॉडी है, तो इसके अबाउट और ये एक जेड के अबाउट, ये जेड एक्सिस हो गई तुम्हारी, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, है ना, या फिर ये जेड मान लो, ये एक्स और ये वाई मान लो, ऐसे। तो ये एक प्लेन हो गया ना तुम्हारा एक तरह से, ये प्लेन हो गया तुम्हारा एक, ठीक है, जिसके अंदर एक्स वाई प्लेन है ना ये, इसके अंदर। तो इसके अबाउट कभी कभी वो पूछ रहा होता है तुम्हें, ठीक है। तो जब यूज करेंगे हम परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस, मतलब इसमें क्या होगा कि जेड का हमें पता होगा और एक्स और वाई में हमें पूछ रहा होगा, तो जेड का हमें पता होगा और ये सिमेट्री होगी, तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे और 2 का डिवाइड लग जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे जब मैं बताऊंगा कि इनका कैसे यूज होना है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर थ्योरम याद रखना है। पैरेलल थ्योरम ये होता है कि आपको यदि एक्सिस को थोड़ी कहीं रिप्लेस करना है, डिस्प्लेस करना है अपने को, है ना, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रोमास वाली लाइन का पहले सेंट्रोमास के अबाउट या सेंट्रोमास वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं, और फिर जिसके अबाउट पूछा गया है हमें, ठीक है, कोई भी इमेजिनरी या फिर कुछ भी अलग साइड से हमें पूछता है, भाई इस एक्सिस के अबाउट पूछा है, मान लो ये बॉडी है एक, है ना, ये क्या है आपकी एक बॉडी है यहाँ पे, और इसका जो एक्सिस है, सेंट्रोमास की एक्सिस है वो ये है, ठीक है, ICM, और हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो AB के अबाउट पूछा है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट कैसे लिखेंगे, ICM जो भी सेंट्रोमास का वो लिखेंगे प्लस md², जितनी डिस्टेंस पे वो दूसरी एक्सिस है और टोटल मास है उसका ऐसे लिखेंगे md²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें एक रोड का लेके बताते हैं। अब यहाँ पे रोड का है, तो रोड का ध्यान रखना कितना होता है, इसके सेंटर के अबाउट कितना होता है, ml²/12। ये होता है इसके सेंटर वाली जो लाइन जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये ध्यान रखना, या फिर ICM बोल सकते हैं इसको, ओके। अब मैं बोलूं कि इसके है ना, इसी लाइन के अबाउट निकालना है हमें, इस लाइन के अबाउट निकालना है मुझे, ये मान लो AB है, A और B, है ना, तो IAB, तो IAB निकालना है हमें। तो क्या करेंगे हम, IAB निकालने के लिए हम करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो, IAB निकालना है हमें, तो ICM पता होना चाहिए प्लस कितने डिस्टेंस में है, तो m जो भी मास है और उसकी जो डिस्टेंस है md², इसके अबाउट रखेंगे। तो जैसे इसका ICM कितना था, रोड का हमें पता है ml²/12 होता है, ये फॉर्मूले से आया है, ये ध्यान रखना। एक रोड होती है, सिंगल लीनियर रोड है, तो उसका जो सेंटर होता है
उसके अबाउट उसका ml²/12 होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे ना पूछ के उसके एंड पे पूछे तो कितना होगा, देखो ICM ml²/12 है ना, प्लस m इंटू डी कितना है, अब देखो ये है d, तो ये d कितना है आपका, पूरी लेंथ टोटल l है तो ये l/2 हो गया आपका, तो l/2 यहाँ पे पुट करोगे, l/2 पुट करोगे तो ml²/4 आ जाएगा, और यहाँ पे ml²/12 है, दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ml²/3 आएगा, तो ये आएगा आपका IAB, मतलब इसके एंड पे ऐसे, समझ गए, इस वाले एंड पे भी इतना ही आएगा, बीच में ml²/12 आएगा। ओके, तो ऐसे आपको पता रखना है। आओ भाई रिंग के लिए निकालते हैं, जैसे रिंग के लिए ये, तो रिंग के लिए भी वही, रिंग में ना जो मास जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वो उसके सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ऐसे ये छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे होंगे आपको, देखो बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, ये छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, मतलब इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मास का वो कैसे हैं, एक सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पे हम सेंटर से एक लाइन मानेंगे और इसका मास जो भी है आपका डीएम मास, और वही डीएम की कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे जो निकल के आएगा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो आएगा हमारा ये mr², ध्यान रखना mr², ये निकल के आएगा, ये कौन सा है ICM, एक तरह से इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट है, ध्यान रखना, ये ICM बोल दो या IZ बोल दो आप, ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग निकल के आया। अब वो कभी कभी क्या बोल देता है, कभी कभी क्या बोलता है वो देखो कि आपकी जो ये है ऐसा, तो इसके ऐसे बताओ, ये आपका एक्सिस है IZ या ICM है ना, जो इसके सेंटर से पास हो रही है, या IZ मान के चल रहे हैं हम, लेकिन वो क्या पूछता है, इसके अबाउट पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है, या फिर इसके अबाउट पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है, तो ये IY पूछ लेगा या फिर IX पूछ लेगा, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, तो अब इसके अबाउट कभी कभी ये पूछ लेता है ना, इसके अबाउट कभी कभी ये पूछ लेता है, जैसे ये IX या IY पूछ लेता है, तो हमें पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्सिस कहीं चेंज थोड़ी हो रही है, एक्सिस कहीं चेंज हो जाए अपनी, है ना, तो क्या यूज करना है, परपेंडिकुलर, वो पैरेलल थ्योरम है ना, तो यहाँ पे कौन सी यूज करना है, परपेंडिकुलर थ्योरम यूज करना है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर कौन सी वाली, आपको पता होनी चाहिए, IZ = IX + IY, याद करो, है ना, IY वाली याद आ रही ना थोड़ी थोड़ी, तो ये थ्योरम आपको यूज करनी है ना, तो इसमें अपने आप पता चल जाएगा। चलो अब इसमें लगाते हैं हम, ठीक है, इसमें IZ आपको पता होना चाहिए कि mr² है, और IX और IY एक जैसे ही दिख रहे हैं, देखो ऐसा दिख रहा है ना, तो ये ऐसे रखो या ऐसे रखो, सिमिलरली दिख रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2X या 2IX या फिर 2IY, कोई सा भी लिख लो एक, तो IX या फिर IY जिसकी जो वैल्यू आती है वो आती है mr²/2, मतलब उसके पहले की एक्सिस की आधी हो जाती है, ध्यान रखना। तो ऐसे आप कैलकुलेट करना सीख जाओ, ठीक है, कि एक रिंग की दे रखी है, सेंट्रो मास वाली दे रखी ना, तो कहीं से भी कुछ भी पूछो फिर निकाल लोगे तो, है ना। अब यहाँ पे है ना, मान लो तो मैं है ना उसके बारे में पूछ रहा होता कि IZZ इसमें है ना, यहाँ पे ये एक्सिस यहाँ पे कन्वर्ट कर देता, वो यहाँ पे कन्वर्ट कर देता, और वो पूछ रहा होता कि कोई PQ एक्सिस है इसका बताओ, है ना, तो तुम क्या करोगे, पहले सेंट्रो मास की निकालोगे और फिर MD² करोगे, है ना, तो ऐसे ICM + MD², जब जाके निकलेगी तुम्हारी IPQ तब निकलेगी, है ना। अब ये एक्सिस ऐसे भी कर सकते हो, है ना, तो अलग अलग तरीके हैं। अब ये कितना होता है mr², और ये कितना m, और d कितना है, d देखो कितना किसका है, यहाँ पे r डिस्टेंस किसका है ना, इसका मतलब mr², तो आपका IPIQ कितना हो गया, IPQ कितना हो गया 2mr², तो ऐसे बेटा ऐसे कैलकुलेट करना है, समझ गए ना, कर लोगे, अरे हाँ बताओ कर लोगे ना, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, समझ गए ना। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने ला के रख रहा हूं,
जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक सर्कुलर रिंग हो तो उसके एक्सिस पे, उसकी एक्सिस मतलब उसकी सेंटर वाली लाइन ICM, ये ध्यान रखना, ICM या IZ है ना, mr² होती है, लेकिन वही IX या IY अभी अभी निकाला हमने mr²/2, mr²/2, तो ये निकालेंगे हम, ध्यान रखना, ठीक है। एक रोड है तो उसके बीच से सेंटर से जा रही है तो कितना होगा, ½ ml², ध्यान रखना ये चीज, ओके। और यदि कोई होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है तो उसका क्या हो जाएगा, I ½ mr1 + r2, क्योंकि r1 r2 कुछ न कुछ लेंथ होगी इनकी, मतलब इसमें r1 और r2 कुछ न कुछ लेंथ की होगी, तो इन्हीं मतलब मान लो अंदर वाली रेडियस r1 है और बाहर वाली रेडियस r2 है, तो mr1 r2 का स्क्वायर, ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना सिलेंडर के लिए, ठीक है। और भी देखिए, जैसे ये सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन सॉलिड सिलेंडर है लेकिन कितना है, ये बहुत लंबा है, लॉन्ग वाला है ना, लंबा है, इसका मतलब इसकी एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ½ mr²। जैसे अभी रिंग का और डिस्क का होता है ना, वैसे ही ध्यान रखना, डिस्क का कितना होता है mr²/2, तो अपने सॉलिड सिलेंडर का भी कितना होगा, mr²/2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक्सिस में कोई सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड सिलेंडर का ध्यान रखो, ½ 1/4 mr⁴ प्लस ½ ml²। देखो रोड की तरह है लेकिन सिलेंडर भी है, तो ये रोड वाला आ गया और ये सिलेंडर का आ गया, एक तरह से, समझ गए ना, ऐसे करना है। या फिर इस एग्जाम्पल को मैं और अभी अच्छे से बताता हूं। इसके अलावा ध्यान रखना, यदि होलो है तो 2y3 और सॉलिड है तो 2y5, इतना सा ध्यान रखना, 2y3 2y5 है ना सॉलिड का। अब सॉलिड का इधर लो इधर लो, वो तीनों एक्सिस में वैसा ही रहता है, IZ IX IY सब में ऐसा ही रहेगा, क्योंकि स्फीयर तो सब जगह से सिमेट्री है, इसलिए यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। डिस्क का आपको पता ही है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ½ 12m a² या l² और b², ध्यान रखना, ठीक है, ½ a² l², इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ½ 12 ml² + ½ 12 मतलब 12 mb², वही इसको कॉमन लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए ऐसा याद रखना है आपको, ओके, वही सिमिलर है, ये सिमिलर ही है, डिस्क के लिए आपको पता ही होना चाहिए, ओके। चलो भाई, अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन है। अब देखो, जो तुमने है ना फॉर्मूलेस पढ़े हो वैसा तो डायरेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तो तुम्हारे रटे में है ना भाई। 2y5 सर सॉलिड का है, 2y3 सर होलो स्फीयर का है, और भी है, जैसे mr²/2 अपना उसका सिलेंडर का हो गया सर, है ना, तो वो सारे फॉर्मूले तुम्हारे रट जाते हैं। डिस्क का हो गया सर, सिलेंडर जैसा डिस्क का होता है, डिस्क के अंदर फिल होता है बीच में ना, तो mr²/2, रिंग हो गई तो mr² हो जाता है, तो वो सारी चीजें तुम कर तो लोगे, है ना, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे करोगे। यहां पर है आपका एक पॉइंट, है ना, और यहां पे बोल रहा है 1 मीटर की एक आपको दे रखा है, लेंथ दे रखी है, 10 kg का मास दे रखा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, वो IAB पूछ रहा है, IA'B' पूछ रहा है, बताना है आपको। कैसे करोगे, वही इसके एक्सेस के अबाउट यहां पे, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा DM मास ले लो, ठीक है, और वैसे तुम पता कर लोगे। तो यहां से मैंने ये R डिस्टेंस मानी, ठीक है, R डिस्टेंस पे जाके DM मास मान लिया, ठीक है, और ये यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, अब ये लेंथ आपको पता चल जाए तो आप कर लोगे। इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेंथ आपकी सिमेट्री ना हो, तो ये यूज करेंगे हम R².dm, है ना, हाँ भाई, है ना। तो ये, और ये जो R है वो पता कर लो, वो पता कैसे कर लोगे, यहाँ पे छोटा सा DM और dx पार्ट माना है हमने, है ना, तो यहाँ पे आपका ये लेंथ टोटल L लेंथ है ना, और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो चेंज होती जा रही है हर टाइम पे, है ना, मास के अकॉर्डिंग, DM मास के अकॉर्डिंग। तो इसमें कैसे करोगे तुम, मास तो आपको पता ही है, टोटल मास 10 kg है, और ये 1 मीटर की लेंथ है आपकी, है ना। तो इस R को, अब देखो ये थीटा है ना, और ये आपका, और ये R दे रखा है,
टोटल लेंथ भी दे रखी है। यहाँ से यहाँ पे x डिस्टेंस मान लो, ये x डिस्टेंस आपकी है ना। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के r की वैल्यू निकाल लो। r की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे एंगल है तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा p अपॉन बी, p अपॉन बी, p अपॉन बी, b कितना है x। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या आया, x साइन थीटा, x साइन थीटा, ये आ गई आपका है ना। और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये r की वैल्यू है आपकी है ना। और dm मास आपका है ही, dm मास अपने आप, dm तो कांस्टेंट ही अपने आप चेंज होगा नहीं वो है ना। तो यहाँ पे रख लो आप I इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे, और यहाँ पे dm मास निकालना है। तो देखो मतलब टोटल मास, टोटल l लेंथ में m मास है, तो यूनिटरी मास में m अपॉन l, तो dm मास में या फिर dx लेंथ में कितना मास होगा, m अपॉन l इंटू डी एक्स। ऐसे ये आपका लेंथ के अकॉर्डिंग मास हुआ, ठीक है। तो वो तो आपको m r भी मिल गई, r भी मिल गई, dm चाहिए तो dm कैसे निकालोगे, dm ये आ गया, इस dx लेंथ में ही आपका क्या है, dm मास है, तो ये dm की वैल्यू है आपकी, ध्यान रखना है ना। तो dx लेंथ के लिए dm मास होगा आपका m अपॉन l इंटू डी एक्स। ये सारी वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो। आर स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा डॉट डीएम है अपना m अपॉन l इंटू डी एक्स। साइन थीटा एम एल अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा की वैल्यू साइन 60 है, साइन 60 √3 अपॉन 2 होता है, ठीक है। m अपॉन l कॉन्स्टेंट है, यह आ गया, अंदर रह गया आपका एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका जब कैलकुलेट करोगे तुम तो ये आ जाएगा, देखो √3 तो ऐसे है ही आपका, डिवाइड में 2 m अपॉन l इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। इसका मतलब वही, अब इसकी लिमिट रख दो, लिमिट कहां से, 0 से l कितना 1 मीटर तक था हमारा, तो 0 से 1, तो यहाँ पे 1/3 पुट करोगे तो m √3 से 3 कट जाएगा एक तरह से, या फिर रहने दो, या काटना है तो काट दो है ना। तो m अपॉन 2√3, m अपॉन 2√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करोगे बेटा, वहां पे ध्यान रखना। तो अपना फॉर्मूला ये यूज करोगे कैसे न कैसे, ओके। बस आपको तुरंत पता होना चाहिए कि r चाहिए dm चाहिए, r चाहिए तो dm चाहिए, तो क्या करना है अपने को, r निकाल लो कैसे न कैसे कैलकुलेट करके। अब मैंने एक चीज सिखाई है कि जो एक्सिस मानते हो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानना, ये डिस्टेंस मत मानना, क्योंकि ये तो देखो इंक्लाइंड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r होगी, तो r मान लिया हमने, तो r को निकाल लो पहले, फिर हमने पता किया r निकालें, और dm, और r देखो हर टाइम है ना चेंज होती जा रही है, तो r चेंज हो रही है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन कैलकुलस लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, ठीक है। इसमें बोल रहा है 4 रोड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में 4 रोड है भाई, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम रोड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है, इसके सेंटर से जो पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट निकालना है अपने को। ये जो एक्सिस दिख रही है ना आपको, इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है भाई, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो मैंने ग्रीन कर दी ना, इस एक्सिस का अबाउट आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, क्यों निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो पहले है ना, एक रोड को लेते हैं, एक रोड को लोगे तो इसका जो सेंट्रोमास है वो यहाँ है, और इसका आईसीएम निकाल लिया हमने, कितना आया, इसका आईसीएम आ गया आपका ml²/12, ml²/12 आता है, याद करो इसमें ml²/12 ही आता था, बिल्कुल सही है ना। और ऐसे ही फिर इस रोड का देखो, तो ऐसी कितनी रोड्स है, ऐसी 4 रोड है एक तरह से है ना, तो पहले एक का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब ये इसको इधर खिसकाना है अपने को है ना, इस एक्सिस को इधर खिसकाना है ताकि इस पे आ जाए है ना। तो वो आएगा हमारा एक रोड के लिए, ध्यान रखना, फॉर वन रोड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या होगा, ICM
प्लस एम डी स्क्वायर, तो ये कितना हुआ एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम डी, डी की जगह हम एल बाई टू का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे कैलकुलेट करो एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। ये एक रोड के लिए आया, तो ऐसे ही कितनी 4 रोड के लिए आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो 4 से मल्टीप्लाई 4 एम एल स्क्वायर बाई 3, यह आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा फाइनल। ठीक है, चारों रोड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक का निकाल लिया, एक को यहां से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे है ना पैरेलल थ्योरम लगा के, और ऐसे ही सब रोड का हो रहा होगा, सिंपल, समझ गए ना। तो ऐसा करना है आपको, दिमाग लगाना है वहां पे कि हम टुकड़ों में तोड़ के एक साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे है एक क्वेश्चन और अच्छा सा, देखो 4 स्फीयर दे रखे हैं एम मास के आर रेडियस के, ठीक है, और 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर साइड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस अलोंग वन साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके, 4 मासेज हैं, 4 स्फीयर है आर रेडियस के, ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन किस में रखे हुए हैं, स्क्वायर में रखे हुए हैं। है कौन, स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर रखे हुए हैं, एक तरह से खोखले भी नहीं है, सॉलिड स्फीयर है ना कुछ दे तो सॉलिड मान के चलना। सॉलिड स्फीयर दे रखे हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ए साइज में रखे हुए हैं, ठीक है। इनकी खुद की कितनी रेडियस है, इनकी खुद की आर रेडियस है, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट निकाल लो या इसके अबाउट निकाल लो, किसी भी एक एक्सिस के अबाउट निकाल लो। लो भाई, अब निकाल लेते हैं इधर से, ये एक्सिस मानते हैं, सबसे पहले क्या मानते हैं हम, एक्सिस मानते हैं। ये हमारी एक्सिस आ गई ए बी, ठीक है। इस ए बी के अबाउट निकालना है अपने को, ठीक है। तो अब इसके अबाउट निकालना है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा या फिर इसका क्या होगा, तो देखो इसके अबाउट निकाले हम, पहले इसका निकाले या फिर इसका निकालो। देखो कैसे लिखोगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। आई जो टोटल लिखोगे वो कैसे लिखोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्प्लेस कहीं नहीं हो रहा, अपनी जगह ही है ना, तो ये प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कहीं डिस्प्लेस हो रहा नहीं है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, क्यों, क्योंकि उसको डिस्प्लेस कहां पे करवाना है, यहां पे। इसके अबाउट निकाल लो, इस एक्सिस के अबाउट, और इसको डिस्प्लेस कितना कराओगे, इतनी डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे इसको डिस्प्लेस करवाओगे, तो वो लगाना है। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और फिर उसको डिस्प्लेस कितना कराओगे, ए डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे लाना है। ऐसे चारों का लिखना है। तो मैं पहले इस फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का और फिर फोर्थ का लिखता हूं। तो फर्स्ट का लिखूंगा मैं, ठीक है, वही लिखना है अपने को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इसके अबाउट। और स्पेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर है, ऐसे लोगे कैसे, सिमेट्री है सब जगह से, है ना। तो इसका क्या होगा, 2y5 mr स्क्वायर, जो भी है कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है, 2y5 mr स्क्वायर प्लस दूसरे का, इसका भी इतना आएगा 2y5 mr स्क्वायर प्लस तीसरे का देखो 2y5 mr स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, देखो इसका मास जो भी है, और a स्क्वायर, a डिस्टेंस थी हमारी, है ना, तो ये तीसरे का। फिर लिखेंगे हम 2y5, ये चौथे का, mr स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, a डिस्प्लेस हुआ है। इसका मतलब ये तो किसका लिखा, फोर्थ का, ये किसका लिखा, थर्ड का, ये किसका लिखा हमने, सेकंड का, और ये किसका लिखा, फर्स्ट का। समझ गए। तो अब हमें फाइनल देख लो यहाँ पे, 1 2 3 4 इंटू 2 8y5 mr स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। क्लियर, हाँ भाई क्लियर, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है एक स्मॉल डिस्क है, ry2 इज टेकन आउट big disk of the radius r and m mass, then the find of my of remaining part about the given axis.
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये लो भाई कटिंग वाला भी आ गया। ये एक डिस्क है, ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत करना। ये क्या है, एक डिस्क आपकी है ना, इस डिस्क में से एक R/2 डिस्क का हमने काट लिया, कट कर लिया। R/2 का क्या किया हमने, डिस्क कट कर लिया, मतलब इसकी जो रेडियस है वो यहां से कितनी है, R/2। जो ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, R/2 है ये, ठीक है, ये R/2 है। टोटल तो R है ही, R/2 ये है, और कैपिटल R है इसका, मास M है इसका, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो I जो भी आपकी शेप होगी उसका निकालना है, तो I कंप्लीट, यहां पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, I कंप्लीट माइनस I रिमूवल, I रिमूवल, और कौन सा, अबाउट सेम एक्सिस। ये ध्यान रखना है आपको कि आई रिमूवल तो कर रहे हो, लेकिन कौन सा, सेम एक्सिस, उस सेम एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना उसका। ऐसा नहीं भाई डिस्क का इसके इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना हुआ, mr²/2 डिस्क का, है ना, ध्यान रखना, डिस्क का बोल रहा हूं मैं, mr²/2, और इस छोटी वाली डिस्क का mr²/2, और माइनस कर दो, नहीं गलत कर दोगे। ध्यान रखना, ये जो रिमूव किया है उसका भी इस एक्सिस के अबाउट लाना चाहिए, मतलब दोनों का सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए। मतलब तुम इसका लिखोगे ना तो इसका डिस्क का क्या लिख दोगे, mr²/2, mr²/2 लिख दोगे, माइनस इसका लिखोगे तुम, अब इसका लिखोगे ना तो इसके अबाउट क्या लिखोगे, mr², r की वैल्यू यहाँ पे r/2 हो चुकी है अब, है ना, mr²/2, लेकिन इसको डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा हमें, इस डिस्क का हमें डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा इसके अबाउट। तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ, r/2, ठीक है। तो इसका मास कितना था इसका मास कितना था, इसका मास था m, माइनस करोगे, ध्यान रखो, ये प्लस करोगे mr²। इसमें ऐसा कुछ बोला क्या, r/2 कितना कट किया है मास का, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पे क्या करोगे, mr², m जो भी डिस्टेंस है r/2, mr²/2 ये करोगे, ध्यान रखना, तब जाके आपका फाइनल फॉर्मूला आएगा। एक मिनट, ठीक है। तो ऐसे करोगे, और ध्यान रखना यहाँ पे भी क्या करोगे, यहाँ पे भी मास कौन सा रखोगे, जो कटिंग मास है, जो कटिंग मास है आपका, है ना, जो आपका कट हो चुका है या रिमूव हो चुका है, और उसको निकालने के लिए आपको पता है कैसे करना है आपको, है ना। कैसे करोगे, इसमें देखो, आपको पता है टोटल डिस्क में एरिया कितना है, πr², तो πr² एरिया में कितना मास है, कैपिटल M, है ना, तो यूनिटरी में m/πr², कैपिटल R, ध्यान रखना यहाँ पे, कैपिटल R², है ना। तो स्मॉल इतने से एरिया में, एडेस एरिया में, कटिंग एरिया में कितना मास होगा, तो वही m/πr² इंटू स्मॉल पाई और r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करोगे इसमें, तो इसमें कैलकुलेट करोगे जब, तो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे देखो, पाई से पाई कैंसिल, r/2 का r/4 हो गया, एक r से r गया, तो m/4 आ गया अपना। तो आपकी जो m' की वैल्यू है, जो m' की वैल्यू जो कटिंग मास है वो कितना है, m/4 इतना मास है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना m' की वैल्यू ही पुट करनी है। क्या पुट करोगे यहाँ पे, एक तो ये है आपका mr²/2, और यहाँ पे माइनस करोगे अब इनको कैलकुलेट करके, तो देखो m/4 इंटू 2 इंटू r²/2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे प्लस m/4 इंटू r²/4, ठीक है। ऐसे अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है। मैंने मास रख दिया, m' की वैल्यू, r की वैल्यू, जो भी है सारी वैल्यूज रख दी है। इसको कैलकुलेट करके माइनस करना पड़ेगा जब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों, ऐसे करना है। अब जैसे मैं एक इसके बाद बताऊं सॉलिड की, सॉलिड सिलेंडर की, जो मैं बोल रहा था कि सॉलिड सिलेंडर को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे। तो ये देखो, सॉलिड सिलेंडर आपको पता है एक डिस्क है, डिस्क की बहुत सारी डिस्क रखते जाओ, है ना। तो डिस्क ही तो है, एकदम चिपका दूं मैं तो ये डिस्क ही तो है एक तरह से, है ना।
तो डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mr²/2, तो इसका भी क्या होगा, mr²/2। ठीक है, ये ऐसे हो गई, तो इसको एकदम लंबा खींच दो तो ये एक रोड बन गई, है ना। तो रोड का सेंटर ऑफ मास क्या होता था, mr²/12, ml²/12 होता था, है ना। लेकिन ये सिलेंडर भी है, तो सिलेंडर का ऐसा है, तो इस एक्सिस के अबाउट करोगे तो mr² का इसके अबाउट करोगे तो क्या इसका डबल हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा इसका, याद करो, है ना। तो इसमें इस एक्सिस के अबाउट देखते हैं हम जब भी इसके अबाउट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, mr²/4 हो जाता है। इसका मतलब ये, और यहाँ पे इसको रोड भी मान रहे हैं, तो रोड का क्या होता था, रोड का क्या होता था, ml²/12। अरे ये रोड के चक्कर में लेंथ है इसलिए, और ये सिलेंडर है, इसकी कुछ रेडियस है, इसके चक्कर में जब रोड मानते थे उसमें रेडियस बहुत कम मानते थे, इसलिए ये चीज गायब हो जाती थी। अब सिलेंडर है, सिलेंडर में रेडियस भी होगी, लेंथ भी होगी, है ना। तो इसका मतलब दोनों को टोटल कर दो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ऐसे सिलेंडर है और ऐसे रखा हुआ है, तो इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका क्या होगा, ml²/12 + ml²/4 ये होगा। इसके अबाउट पूछते हैं तो ये mr²/2, ठीक है। और इसी को इधर डिस्प्लेस करवा दो, तो डिस्प्लेस करवाते हो तो इसमें ml² और ऐड करना पड़ेगा, ml²/4, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ml²/3। ऐसे याद करो, रोड के एंड पे कैसे करते थे हम, ml²/3, तो ml²/3 और mr² अपना ऑलरेडी है इसका सिलेंडर का, ये होता था हमारा ml²/12, याद करो, है ना। तो इसी को कहां पे एक्सिस पे डिस्प्लेस करवा दिया, l लेंथ पे, l/2 लेंथ पे, है ना। तो ये आ जाएगा ml²/3 + ml²/4। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। ओके, होलो के लिए आए तो होलो के लिए 2 रेडियस आ जाएगी। होलो के लिए क्या आ जाएगा, 2 रेडियस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे तो नहीं दिखाया इसने, लेकिन ध्यान रखना r1 और r2, mr²2 ऐसे कर लोगे तुम, बस यहाँ पे रेडियस का चेंज आएगा। मान लो ये रेडियस r1 आएगी और ये रेडियस r2 आएगी, होलो हुआ तो, है ना। mr1 का स्क्वायर, mr2 का स्क्वायर, ऐसे करोगे, ठीक है। और यदि ये लेंथ पतली है तो mr² ही रख दोगे, ठीक है। अरे ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट ऊपर वाले जैसा ही, यहाँ पे भी वही mr² r1 r2 ऐड कर दोगे, यदि अलग अलग है तो, एक है तो r² ही लिख दोगे, ठीक है। अब आता है क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ी अच्छी चीज है, ये हर जगह काम में आएगी, आपके मोशन से रिलेटेड अभी आएगा ना रोटेशन, ROI में भी काम में आएगी अपने, तो अभी बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस when multiplied by the mass of the body is given by the moment of inertia of the body। ये आपको पता होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस ही है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं बार बार में बोल रहा था ना, कि ऐसी कोई एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस हो, है ना, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो, वो आपकी क्या होते थे, जो डिस्टेंस होते थे वही क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, ध्यान रखना। मतलब ये सारी की सारी रेडियस ऑफ गायरेशन होते हैं। इनको कंबाइंड एक मैं पार्टिकल छोटा सा मास मान लूं और एक डिस्टेंस मान लूं, तो जो वो डिस्टेंस है कंबाइंड की, एक जो डिस्टेंस है वही हमारी रेडियस ऑफ गायरेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। रिजिड बॉडी के लिए आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। और इसको दिखाएंगे कैसे, mk² से, mr² से नहीं, mk² से, ठीक है। और ये mk² है क्या, एक तरह से यही है कंबाइंड सिग्मा ऑफ, सबका कंबाइंड करके सिग्मा ऑफ के, जैसे इक्विवेलेंट वगैरह ले लेते हैं ना हम रेजिस्टेंस वगैरह में, हीट में, थर्मल में, सब में, वैसे ही रोटेशन में ये एक तरह से इसका कोफिशिएंट ले लिए हम, कि सबका कंबाइंड टोटल होने पे। तो सिग्मा mr²i को ही हम ऐसे mk² से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका मतलब ये जो k है वो r² को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये टोटल मास तो है ही, ध्यान रखना। तो हम जब ऐसे करेंगे तो हमारा जो k का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इसको और इसको कंबाइन करो, इक्वल कर दो, है ना। तो m का डिवाइड दोगे तो आपका फॉर्मूला ये आएगा, है ना। रूट लगाएंगे तो ऐसा निकल के आएगा आपका, ठीक है। ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। यदि मास सब इक्वल है, m × n है, तो ध्यान रखना आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर डैश 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 अपॉन n आ जाएगा, ऐसे। n नंबर ऑफ टोटल ऑफ पार्टिकल्स है आपका, ठीक है। तो ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये किसके इस पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये एक्सिस के रोटेशन पे डिपेंड करती है, और
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास पे डिपेंड करती है। और ये किस पे डिपेंड नहीं करती है वो भी ध्यान में रखना है आपको, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी पे नहीं करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास और मास ऑफ द बॉडी अलग अलग है, ध्यान रखना। मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये एंगुलर क्वांटिटी जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह इन पे भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि वो खुद के अंदर की प्रॉपर्टी है वो एक, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं भाई, ठीक है। जैसे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन से, तो 3 टाइप के हम केसेस यहाँ पे देखेंगे, देखने को मिलते हैं, जो कि है सिमेट्री, पहले इधर देखो, सिमेट्री सेपरेशन, अनसिमेट्री सेपरेशन और सिमेट्रिकल अटैचमेंट, ठीक है। अब आता है सिमेट्री। तो इसके अंदर ध्यान रखना, सिमेट्री सेपरेशन के मतलब यदि आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो रोटेट है ना, और उसी पे उतने ही मास का उतना ही मास आप लाके डिस्प्लेस करते हो, तो उसका मास जब जैसे डिस्प्लेस करते हो तो उसका, और वो साथ साथ रोटेट करते हैं, ध्यान रखना, सिमेट्री सेपरेशन का मतलब है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा, जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई है वो 2i हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, वही उस पे लाके डिस्प्लेस कर रहे हो तो, ठीक है। अनसिमेट्री सेपरेशन का मतलब है कि यदि आपने कुछ ना कुछ पार्ट कट कर लिया तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था आपका, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, लेकिन आप कुछ पार्ट कट कर लिया है ना, तो और कितनी डिस्टेंस पे कट किया है, r डिस्टेंस पे, ठीक है, तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो i माइनस mr² हो जाएगा, जो i न्यू आएगा अब वो कितना हो जाएगा, i माइनस mr² हो जाएगा, ठीक है। ये अनसिमेट्री है। और सिमेट्रिकल अटैचमेंट मतलब आपने कुछ लाके इस पर रख दिया है, इधर है ना r डिस्टेंस पे लाके रख दिया है, तो ये पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कुछ लाके आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका जो न्यू होगा आई न्यू है ना, वो हो जाएगा i mr², मतलब एड ऑन हो जाएगा, इसमें ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे इससे रिलेटेड, और फिर देखेंगे नेक्स्ट में, ध्यान रखना। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज r, तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है अबाउट द एक्सिस ऑफ द रेडियस r, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट उसने दे रखा है, जो भी एक्सिस दे रखी है ना उसके अबाउट, है ना, तो वो रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा है। स्फीयर की जो रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है और ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो वही पूछ रहा है कि इसके सेंटर से जो डिस्टेंस एक्सिस की वो पूछ रहा है, मतलब ये d के बारे में पूछ रहा है कुल मिला के, ठीक है, कि ये d क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है अभी ये इसके पास होती यहाँ पे तो हम बता देते r = d = r होता, लेकिन ये इसके एकदम पास में नहीं है, ये इससे दूर है, तो वो d पता करना है अपने को। तो हमें पता है I = क्या होता है, ICM प्लस md², यही होता है ना फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ICM, तो अच्छा ये होता है आपका I टोटल होता है आपका ना, और I टोटल को आपको पता होना चाहिए कि I m² होता है आपका, है ना, और k की वैल्यू आपको दे रखा है वो r, ठीक है। तो I टोटल आपको दिया हुआ है इसका मतलब, तो mr², ये लिख दिया I टोटल क्योंकि दे रखा है हमें, है ना, गायरेशन दे रखा है। ICM क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है 2y5 mr² प्लस md², m इंटू डी आपको पता करना है md², ये लो भाई, तो ये इधर गया तो ये आ गया 5 mr² माइनस 2 mr² डिवाइड में 5 = md², है ना, m से m कैंसिल हो ही जाएगा, तो d की वैल्यू 3, और तो ये आ जाएगा आपका d की वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी 3r² डिवाइड बाई 5, मतलब लगभग वही 0.6, तो रूट में 0.6 r, ओके, 0.6 रूट में 0.6 r, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हमारा जो वीडियो नंबर 2 होएगा उसमें देखेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, किसी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, और मोशन से रिलेटेड करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रोटेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। अभी तक क्या निकाले हम, आई निकाले हैं, आज का जो चैप्टर था वो आई से रिलेटेड था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड था, आई निकालना सीख गए,
कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, कैसी भी शेप हो, हम आई निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। तो अब सेकंड जो वीडियो होगी उसमें रोटेशन देखेंगे कि रोटेट कर रहा है तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो भी है सब कुछ निकालेंगे। ओके, उसमें मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क वगैरह जो भी लग रहे हैं सब कैलकुलेट करेंगे। ओके, जब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।